Hey guys, good morning to every one of you. This is तारिफ and you are watching तारिफ सर व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी कि स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए एक वीडियो बनाया जाए, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे इन्वायरमेंटल साइंस में MSc के एग्ज़ाम को क्रैक करना है JNU में। तो हमने सोचा उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। उसके लिए आज हमारे पास गेस्ट आए हैं मेहता जी। मेहता सर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। गाइज, हमारे हॉस्टल मेट रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मेहता जी ने JNU से MPhil किया है और अभी PhD फाइनल ईयर में हैं। मेहता जी ने CSIR लाइफ साइंस में NET JRF भी निकाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उत्तराखंड में। तो HOD डिपार्टमेंट, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनके HOD भी हैं। आई थिंक इससे अच्छा कैंडिडेट हम लोगों को अपने ऑडियंस को बताने के लिए नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेहता सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो सर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट के। आई होप हम लोग सब क्वेश्चन एड्रेस कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि आपको पता है JNU का जब भी नाम लेते हैं तो सोशल साइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो आप साइंस के स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? जी, आपने सही बोला कि JNU सोशल साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन साइंस में भी बहुत अच्छा कर रहा है JNU। पहले भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। पहले भी करता था, अभी भी कर रहा है। साइंस में अलग अलग सेंटर है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है जो पहली बार भारत में इस्टेब्लिश हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो JNU में इस्टेब्लिश हुआ। इन्वायरमेंटल साइंस जो आज मैं बात करने वाला हूँ जिसपे, वो इन्वायरमेंटल साइंस भारत में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ तो JNU में इस्टेब्लिश हुआ। लाइफ साइंसेस है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो लाइफ साइंस में आके अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिसर्च करते हैं JNU के। इसके बाद मोलिकुलर मेडिसिन है, नैनो साइंस है, फिजिकल साइंसेस है। ये बहुत अच्छे जो है सेंटर हैं JNU के, जो साइंस में अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं स्टूडेंट्स को समझ बनाने के लिए और अपना जो है डेवलपमेंट करने के लिए। तो साइंस भी बहुत अच्छा है, सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं, हमारा साइंस भी जो है JNU का बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सो सर, दूसरा क्वेश्चन यह है, आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट रहे यहाँ पर। टेल अस समथिंग अबाउट स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, जो डिग्री यहाँ पे ऑफर की जाती है, रिसर्च वर्क, प्रोफेसर्स एंड लैब फैसिलिटीज़। जी, देखिए बेसिकली JNU इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो 3 तरह के डिग्री ऑफर करता है। एक MSc, दूसरा जो है MPhil और तीसरा PhD के लिए। MSc में जो एडमिशन है वो 2 साल के लिए होता है, वो 2 साल का कोर्स है। MPhil भी है जो 2 साल का कोर्स है और PhD जो है मिनिमम 3 साल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उसको डिग्री मिल जाती है। तो ये 3 साल, 2 साल का कोर्स है हमारा JNU में MSc, MPhil एंड PhD का। बिल्कुल। और इसका जो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम जो होता है वो अलग अलग होता है। MPhil PhD के लिए एक इंटीग्रेटिव एग्ज़ाम है और MSc के लिए अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो उसका सिलेक्शन अलग तरीके से होता है, इसका सिलेक्शन अलग तरीके से होता है। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर MSc इन इन्वायरमेंटल साइंसेज? MSc इन्वायरमेंटल साइंस में आपको साइंस स्ट्रीम में जो है BSc होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अपने इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी? जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेते हैं। ओके। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज? MCQs रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं? देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और फिलहाल जो है अभी 1-2 सालों से आप तो जानते ही हैं कि JNU का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी NTA कराता है तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी, लेकिन एक एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का मेंशन नहीं किया गया था, तो लोग कंफ्यूज थे। लेकिन JNU के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ये सर क्वेश्चन पेपर भी एक साथ में रखें। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी, ठीक है।
तो इसके आधार पे आप नहीं कह सकते कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हो सकता है छोड़ दिया गया हो एनटीए के द्वारा नेगेटिव मार्किंग का। हाँ। अभी जो क्राइटेरिया लाया गया है कि 50% क्वालिफाइंग होना चाहिए। हाँ हम लोग के टाइम पे था कि 50% क्वालिफाइंग नहीं था, वो ओवरऑल स्कोर के आधार पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी क्या है कि 50% स्कोर होने के बाद ही आपका जो है क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका रिजल्ट जो है काउंट किया जाता है। जी जी जी। तो इसके आधार पे नेगेटिव मार्किंग अभी आप मान के चलिए कि है जी। और इसी के आधार पे एग्जाम जो है होते हैं। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का स्ट्रीम है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स जी। और अदर जो सब्जेक्ट हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो सारे इंटीग्रेटेड हैं इसमें। तो सिलेबस का अगर हम देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। जी जी। ठीक है, जिसमें 10+2 के लिए कुछ पढ़ना है और पार्ट 2 में भी कुछ पढ़ना है। जी जी। सो 6 डिसिप्लिन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ्स है बीएससी लेवल पर तक। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच डिसिप्लिन एंड व्हाट आर द बेसिक बुक्स वन नीड टू गो थ्रू विद इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट पार्ट 1 एंड 2? हाँ, ये आपका क्या आइडिया है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। तो एमएससी में एडमिशन के लिए 2 पार्ट में बांटा गया है उसके क्वेश्चन पेपर को। एक फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में जो क्वेश्चन होते हैं वो एलिमेंट्री लेवल के होते हैं, यानी +2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और सेकंड ग्रुप में जो क्वेश्चन होता है वो बीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है। बीएससी लेवल का क्वेश्चन जो होता है वो आपको बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो बीएससी मैथमेटिक्स में आपने किया है तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, जूलॉजी का क्वेश्चन होगा, बॉटनी का क्वेश्चन होगा, जियोलॉजी जो अर्थ साइंस है उसका क्वेश्चन होगा, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से मिला करके सारे सब्जेक्ट को मिला करके इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप कौन सी बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे, बेसिक बुक्स जो स्टूडेंट्स के पास मस्ट होनी चाहिए? आपको जेएनयू के एमएससी के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए आपके पास मैंने आपके लिए लाया भी हूँ बुक, मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। ये 11th का जो है, 11th का जो है जियोग्राफी है। आप देख सकते हैं 12th का जियोग्राफी, ये बेसिक बुक है और फंडामेंटल ये जियोलॉजी का क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। इसके बाद मैं लाया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस जो है, ये गिलबर्ट मास्टर का, ये बहुत बेहतरीन बुक है। आप लोगों को सबको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में शायद आप दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बुक सर बता रहे हैं गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक अटैच कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, अगर लिंक को क्लिक करोगे तो एकदम अपडेटेड एडिशन जो है आपको मिल सकते हैं वहाँ से। तो ये बुक है इन्वायरमेंटल साइंस के एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो है कुछ क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा बुक जो है ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्रणव कुमार का है। ठीक है, ये पाथफाइंडर जो पब्लिकेशन है वहाँ से पब्लिश हुआ है बुक। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत पतली बुक है। आप इसको बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए ये बुक अच्छी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। बिल्कुल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक है, आप देख सकते हैं ये पब्लिकेशन का। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। लेकिन ये रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाने के लिए और जेएनयू के ये एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, ये 10 साल का जो जेएनयू का इन्वायरमेंटल साइंस का जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि समझ लो कि आप इधर दे रहे हो 40%, इधर 60%, या इधर दे रहे हो 30%, इधर 70%, ये ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है। इसके क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके अब एक नोट बना लोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। 10 साल के क्वेश्चन को अगर आप सही से रिवाइज कर लेंगे तो आप जेएनयू का एंट्रेंस, और आई थिंक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ फिजिबल है। जल्दी स्टूडेंट जल्दी कवर कर लेंगे आप इसको। डेली सेट बनाएंगे, आप कर लेंगे इसको, तो ये बहुत अच्छा मतलब तरीका है। ठीक है सर। तो सर इसके अलावा जो बुक्स जो भी बुक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपको लग रहा है कि ऑनलाइन सोर्सेज से भी स्टूडेंट्स को एक्सेस करना चाहिए कुछ? ऑनलाइन देखिए बहुत ज़्यादा भास्ट सिलेबस है, जिसमें जियोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिक्स भी, तो बहुत भास्ट हो जाता है। और कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक बुक है इसके लिए और एक बुक को आप पढ़ के और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके लिए जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में
केमिकल इक्विलिब्रियम आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपको अर्थ साइंस का जो क्वेश्चन है, जो मैंने बताया कि 11th का जो है जियोग्राफी, वो आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल जियोग्राफी वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए आपका। रॉक के बारे में पूछा जाता है, तो वो सारे चीज़ मैं बता दिया। बॉटनी जूलॉजी में से कुछ बॉटनी इंपॉर्टेंट जूलॉजी, हाँ, बॉटनी जूलॉजी में जो है, बॉटनी जूलॉजी में सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन रहता है, फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन होता है, सेल बायोलॉजी के अलावा जेनेटिक्स का क्वेश्चन होता है, फिर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, बैक्टीरिया एंड फंगस से क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके लिए मैं बुक आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सर को बोल दूंगा कि आप इसको डाल दीजिए। पाथफाइंडर का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है लाइफ साइंसेज का, आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बुक है पाथफाइंडर का बुक। तो वो आप कवर कर लेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कैन अ स्टूडेंट विद एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज टेक बोथ यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम्स? इफ सो, इन व्हाट सब्जेक्ट कैन दे टेक दीज एग्जाम्स? इन्वायरमेंटल साइंस अलग यूजीसी करवाती है। इन्वायरमेंटल साइंस जो नेट जेआरएफ जो करवाती है, वो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो यूजीसी करवाती है। तो जो आप एमएससी करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आप एलिजिबल होंगे इन्वायरमेंटल साइंस में यूजीसी देने के लिए, और आप मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है सर। आप मतलब आपके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन ये करने के बाद जेएनयू से क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या आगे स्टूडेंट्स को अवेलेबिलिटी है, मतलब आगे स्टूडेंट क्या कर पाएगा यहाँ से रिसर्च अच्छी करने के बाद? देखिए, अगर आप एमएससी करने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। पहला मतलब तो हम लोग यही समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हायर एजुकेशन में आप आ रहे हैं तो आप प्रोफेसर तो बन ही सकते हैं। जी जी जी। एक रिनाउंड साइंटिस्ट बन सकते हैं। अभी के दुनिया में पॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, चाहे वाटर का ले लीजिए, एयर का ले लीजिए, या सॉइल का ले लीजिए, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम को समझने के लिए कहाँ जा रहा है दुनिया का जो सोसाइटी है, कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहा है दुनिया, उसको समझ रखने के लिए और उसको समाज को बताने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में रिसर्च का बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है एनवायरमेंटल साइंसेज का। अलग अलग स्टेट में बोर्ड होती है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसी तरह से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, जो इन्वायरमेंटल साइंस एक्सपर्ट को वहाँ पे हायर किया जाता है, वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारा मॉडल, बहुत सारा डैम, बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उसको मॉडल या डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। रिसर्च के लिए फॉरेन में भी जा सकते हैं आप, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप जो आपको मिल जाएगा बाहर, तो वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सब्जेक्ट है, और इसका जो मतलब एक सब्जेक्ट में बांध के रख पाना बड़ा मुश्किल है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि कितना सीट्स होता है हर साल, अंदाजन कितना हो रहता है एमएससी में? हर साल अलग अलग मतलब सीट्स का नंबर चेंज होते रहते हैं, और हर साल अलग अलग निकलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता। सीट्स जो है वैरी करता है 2-4 के नंबर में। हर साल 30 या 34 या 40 इस तरह से कभी सीट निकलते हैं, कभी 20 सीट निकलते हैं। अवेलेबिलिटी देखा जाता है। चूँकि मैं एक चीज़ कहना भूल गया, जो एमएससी का जो सिलेबस है यहाँ पे पढ़ाई होती है, उसको 4 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है एमएससी, और 4 सेमेस्टर में 4 चीज़ बेसिकली कराया जाता है। थ्योरी कराया जाता है आपको, प्रैक्टिकल कराया जाता है आपको, आपके बाद डिसर्टेशन कराया जाता है आपको, इसके बाद टूर कराया जाता है। तो ये बेसिक 4 चीज़ है जो जेएनयू आपको ट्रेंड करती है। आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, अलग अलग बायोलॉजी का है, जियोलॉजी का है, इसके बाद मैथमेटिक्स का जो भी है, सारे चीज़ों को क्लब करके जो है पढ़ाया जाता है, क्लब करके पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये एक यूनिक चीज़ है, यूनिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है। होलिस्टिक सब्जेक्ट का एक अलग अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे मान लीजिए कहीं बिहार से हैं या झारखंड से हैं, तो वहाँ पे ऑनर्स का कंसेप्ट है। आप उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तराखंड से हैं या आप जम्मू कश्मीर से भी हैं, तो वहाँ पे ऑनर्स का कंसेप्ट नहीं है ग्रेजुएशन में। तो वहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी में केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ते हैं लोग। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो है तो पूरा होलिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन्वायरमेंटल साइंस में अर्थ साइंस भी आपको पढ़ने को मिलेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, स्टैट भी पढ़ने को मिलेगा आपको। तो आपका जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सर। आई थिंक आपने हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रोवाइड कर दी है। हमारे व्यूवर्स के लिए भी आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो गाइज, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे आप सबके क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए।
कोशिश करते रहेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट एडवाइस है सर की तरफ से भी, मेरी तरफ से कि बुक्स को आप लोग बाय करें। हाँ। मैं इन बुक्स के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। जी। ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, फॉर अस ऑल्सो, आप लोगों को समझाना और आपके लिए भी सिलेबस को कवर करना। सो आई होप आप सब लोग सेफ रहें, अपने अपने घरों में रहें, पढ़ें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।